क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन याद होगी, मैंने बताई थी। क्या थी आपकी? 5 और आपका 10 और आपका डीजे, यानी कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, तो इसकी भी आपकी क्वालिफिकेशन एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लो, 10/10। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे लिख दो 10/10। अब इसमें पहला पॉइंट बना के लिखेगा आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 पैरा 2। ठीक है, आर्टिकल 217 पैरा 2, पैरा 2 मेंशन या लिख लो डिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज। आर्टिकल 217 पैरा 2 मेंशन आर्टिकल आर्टिकल 217 आपका पैरा 2 मेंशन या डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज। तो एक ये आपका पॉइंट हो गया। प्रीलिम्स में कभी भी ये फैक्ट जो पर्टिकुलर ये आर्टिकल है नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यही जब आप मेंस में इस आंसर को लिख रहे होगे, यानी कि आपसे क्या पूछेंगे मेंस में कि राइट अबाउट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो उसमें ये आर्टिकल 217 पैरा 2 मेंशन दी व्हाट बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, ये सब लिख के वहां मेंस में आना। ठीक है, तो मैं आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसलिए मैं ये सब लिखा रहा हूँ। इन केस प्रीलिम्स में बहुत रेयर होता है कि आपसे पूछ लें कि अच्छा बताओ कि क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज की जो है वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तब वहां पे आपको टिक करना होता है 217 पैरा 2। ठीक है, पहली चीज तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट बना के लिखना, देखो जिस पर्सन को, यानी कि मान लेते हैं हम वो ए पर्सन है जिसको हम हाई कोर्ट का जज बनाने जा रहे हैं, तो पहले ही लिखो पॉइंट करके, द पर्सन, यानी कि जो ए है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? द पर्सन शुड बी शुड बी शुड बी एन एडवोकेट, should be an advocate in any high court, in any high court। ठीक है, the person should be an advocate in any high court, in any high court for minimum 10 years, for minimum 10 years। ठीक है, सो ये क्या हो गई? हमारी फर्स्ट क्वालिफिकेशन हो गई। अगर हमें किसी पर्सन को हाई कोर्ट का जज बनाना है कि द पर्सन शुड बी एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट फॉर मिनिमम 10 years। ठीक है, तो भाई हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो हाई कोर्ट है पूरे इंडिया में, वो आपके कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इन 25 हाई कोर्ट में किसी भी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट हो फॉर मिनिमम 10 years। इसका मीन्स ये हो गया कि एडवोकेट क्या होते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो होती है हमारी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? उस पर्सन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी वो प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी हाई कोर्ट में। और दूसरी चीज, वो एडवोकेट 10 साल तक अगर प्रैक्टिस कर रहा है किसी हाई कोर्ट में, डजेंट मैटर कि वो केस हार रहा है या जीत रहा है, बट उसके कॉन्टिन्यूटी में प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ऐसे पर्सन को भी हम क्या बना सकते हैं? आपका हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। और अगर मान लो हमको ऐसा पर्सन नहीं मिलता है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, या सेकंड पर्सन किसको लेंगे हम? लिखो, द पर्सन जिसको आप हाई कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं, द पर्सन शुड बी शुड बी इन जुडिशियल ऑफिस। इसको अंडरलाइन कर देना, शुड बी इन जुडिशियल, शुड बी इन जुडिशियल ऑफिस, शुड बी इन जुडिशियल ऑफिस फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम 10 years। ठीक है, फॉर मिनिमम 10 years, फॉर मिनिमम 10 years। अब जहां जुडिशियल ऑफिस अंडरलाइन किया है उसको समझ लो क्या चीज है, यानी कि हमको फर्स्ट कंडीशन वाला कोई भी ऐसा पर्सन मिलता नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हमको फर्स्ट पर्सन वाला पर्सन मान लो नहीं मिलता है, तो हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे कि भाई हम ऐसे पर्सन को सर्च करेंगे जो कि मिनिमम किसी जुडिशियल ऑफिस पे 10 years तक सर्व कर चुका हो। नाउ जुडिशियल ऑफिस का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? तो नीचे उसी के आगे एरो बना के लिख दो, एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, देन पीओ आपका प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, देन आपका सेशन जज, सेशन जज। ठीक है, या
हमको क्या मिल जाए, कोई डिस्ट्रिक्ट जज मिल जाए, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज। तो ऐसे पर्सन को आउट ऑफ दिस फोर, अच्छा यहाँ देखो एपी और पीओ क्या होते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा गवर्नमेंट एडवोकेट या सरकारी वकील बोलते हैं हम लोग उसको। ये असल में एपी और पीओ होते हैं, इनके बाकायदा जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है स्टेट पीसीएस, वो फॉर्म नोटिफाइड करता है, बाकायदा एग्जाम होता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और उसके बाद फिर इनका सिलेक्शन होता है। एज यूजुअल है कि एपीओ का फॉर्म भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, एलएलबी चाहिए होगी, ठीक है, तो वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद सेशन जज में भी क्या होते हैं वैकेंसीज, जो स्टेट पीसीएस होता है वो नोटिफाइड करता है, हर स्टेट क्या निकलता है, तो उससे भी लोग जज बनते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट वैकेंसी नहीं होती है, ये सेशन जज ही क्या होते हैं, आपके प्रमोट होके या प्रमोशन पाके क्या बनते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो आपका क्वालिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी है, हम उस पर्सन को क्या बनाएंगे, हाई कोर्ट का जज बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, विभूति समझ में आ गया, दोनों क्वालिफिकेशन, भूमिका दोनों क्वालिफिकेशन समझ में आ गया, कोई यहाँ पे इश्यू तो नहीं है, भूमिका पूछना है तो पूछ लो, ठीक है। अब भूमिका मेरी आवाज साफ आ रही है, आपको क्लियरिटी है, आवाज में कोई ब्रेक तो नहीं हो रही बीच में से, नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। तो हम लोग को दो होते हैं, अब ध्यान रखना 90% जो आपके, या 90% छोड़ो, 95% जो हाई कोर्ट में जज बनते हैं वो सेकंड पोजीशन से ही आते हैं। यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज होता है वही क्या बन जाता है फिर हाई कोर्ट में जज बन जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना यही क्वेश्चन जब आप अपने आईएफएस के या आईएएस के मेंस में लिखोगे, तो जिस तरीके से मैंने एरो बना के या शॉर्ट करके समझाया, बिल्कुल ऐसा मत लिखना, इसी चीज को थोड़ा सा एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख, ठीक है। और ध्यान रखना मेंस जितना भी मैंने बताया, मेंस में क्या होता है ना कि आप जितना ज्यादा आंसर को ऐसे पॉइंट्स में लिख रहे हो, ठीक है, ऐसे करके पॉइंट्स में लिख रहे हो, उतने आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। जैसे यही जो जितना मैंने आपको समझाया कि मान लो यही क्वेश्चन आपके मेंस में आ गया कि राइट द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो भाई आप जैसे जितना लिखा है कि देयर आर टू क्वालिफिकेशन एंड द फर्स्ट वन इज दैट एंड द सेकंड वन इज दैट, तो उसमें हर चीज को एक हेडिंग डाल के पॉइंट वाइज करके कर, ठीक है। तो उसमें आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू पूरा एक पैराग्राफ में लिख रहे हो तो नंबर इतने अच्छे नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा, तो मैं जहां जहां गाइड कर रहा हूँ उसको उतना इलाबरेट करके लिखना, जैसा मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ वैसा मत लिखना, क्योंकि मुझे काफी चीजें प्रीलिम्स में कवर करनी है, साथ में आपको मेंस में भी यहाँ लिखाना, तो आप उसको अपने नोट्स के हिसाब से तैयार करना कि आपको ये मेंस में भी ज्यादा, फिर जितना बचेगा 30-40% वो आराम से हो जाता है। अच्छा, तो ये दो क्वालिफिकेशन को ध्यान रखना होती है। अब यहां से क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो पहली क्वालिफिकेशन थी जिसमें कोई पर्सन जो है वो 10 ईयर्स तक एडवोकेट हो, वो सिर्फ 5% ही क्यों ऐसे लोग हाई कोर्ट के जज बनते हैं, बाकी 95% जो है वो जज कहाँ से आते हैं, सेकंड आपकी क्वालिफिकेशन थी, यानी कि जुडिशियल ऑफिस में जो कोई हो उसी को हम हाई कोर्ट का जज बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ये 10% एडवो 10 ईयर का जो एडवोकेट है, यानी कि कोई भी जो एडवोकेट होता है हाई कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करता है, तो उसकी पर डे की इनकम जो होती है वो मोर देन 2 to 3 लाख रुपीज होती है, इतना हाई कोर्ट में पैसा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे आपके केसेस आते हैं। एज कम्पेयर टू जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट में, उनको सैलरी बहुत कम मिलती है, बट जो ऑनर उनके पास होता है, जो पावर होती है, फिर उसकी तो कोई इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज हमारी ये हो गई, तो यहाँ हमारा एक टॉपिक सब टॉपिक खत्म हुआ, क्या, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। नाउ अब सेकंड हेडिंग डालना आपका, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, या पूरा हेडिंग डाल के लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, या इतना ही लिख के छोड़ दो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, क्योंकि हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो आसान होगा पढ़ने के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। चलो इसमें पहला पॉइंट लिखो, इट कम्स अंडर आर्टिकल, इट कम्स अंडर आर्टिकल 217 पैरा 1, ठीक है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 217 पैरा 1, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सारे आर्टिकल जो इतने डिटेल में लिखा रहा हूं ये सब आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में कभी ऐसे आर्टिकल नहीं पूछते। हाँ, लेकिन अगर आप अपने स्टेट का पीसीएस दे रहे हो, जो कि चाहे वो एफआरओ का एग्जाम दे रहे हो या एसीएफ का एग्जाम दे रहे हो, वहां पर मैंने देखा है कि ये आर्टिकल्स पूछ लेते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है बताओ किस आर्टिकल में आता है, 216, 217, 218, 219, इतने पास पास का पूछते हैं। लेकिन आईएफएस के और आईएएस के प्रीलिम्स में कभी इतना डिटेल आर्टिकल नहीं पूछेंगे, वो फिर आपके मेंस में काम आएगा, ठीक है। तो खैर,
तो यहां से याद रखना है कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है किस आर्टिकल में आ गया, 217 पैरा 1 में आपका। ठीक है, दूसरा लिखो। अब यहां से पहले एक चीज समझ लो, जैसे हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका स्ट्रक्चर क्या था, कि एक सुप्रीम कोर्ट में क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, और उनके नीचे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी क्या है, 33 आपके जजेस हैं। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर हर हाई कोर्ट में होता है, यानी कि हमारे जो 25 हाई कोर्ट है उनमें क्या होंगे, एक आपके होंगे चीफ जस्टिस। ठीक है, और फिर नीचे आपके क्या होंगे, आपके जजेस होंगे। ठीक है, जो आपके नॉर्मल जजेस होते हैं। ठीक, जो हाई कोर्ट में होते हैं। अब भाई सुप्रीम कोर्ट का तो हमने स्ट्रक्चर यहाँ देख लिया कि यहाँ पे क्या हो गया, 33+1, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं। तो हाई कोर्ट का क्या होगा, तो क्लियर है कि जो हाई कोर्ट ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट में होगा, तो वहां पे हाई कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पे क्राइम ज्यादा होता होगा, लोग अपील ज्यादा करते होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं किसका एग्जाम्पल लूं, या आप दोनों में से कोई मुझे बताएगा कि वो कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा एडवोकेट्स हैं, सॉरी जजेस हैं हाई कोर्ट में। एनी गेस द स्टेट विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस? यूपी। यूपी। ठीक है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज्यादा है, लगभग आपके 22 करोड़ प्लस में आपके, तो वहां पे केसेस भी ज्यादा आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर रखा है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसकी एक बेंच कहाँ है, लखनऊ में। तो वहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जजेस है। ठीक है, तो हम इस सब टॉपिक में बात कर रहे हैं कि किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ये प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा आता है, मेंस में इतना नहीं आता। और किसी भी हाई कोर्ट के जो बाकी के जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो वो सारा प्रोसेस कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 217 पैरा 1 में। ठीक है, तो इसमें अब एक अगला पॉइंट बना के लिखना, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट appointed by प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एक सिंपल फैक्ट होता है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, कौन करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एक चीज तो ये हो गया। ठीक, अब इसमें एक सब हेडिंग डालो कि जिससे आपको रिवीजन करते में क्लैरिटी हो। एक छोटी हेडिंग डालना, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। ठीक है, एज यूजुअल है, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। तो इसमें लिखना, ये हेडिंग डाल दोगे आप लोगों ने, सब हेडिंग। अब इसमें लिखो, अभी हमने पढ़ लिया इसके पहले कि भाई चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे बाकी के जजेस हो, उनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहां पर प्रेसिडेंट अगर किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कर रहा है, तो उसके लिए क्या वो डिस्कशन करता है किसी से, वो आपके प्रीलिम्स में आईएफएस और आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो यहां पे लिखो एक पॉइंट बना के, प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग, किसकी बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस की। तो अगर लिखना है तो लिख लो, प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसल्ट विद, इसे भाई वो करेगा, बात करेगा, कंसल्ट विद, कंसल्ट विद, कंसल्ट विद, लिखो, दो लोगों से करेगा बात, एक तरीके की सलाह लेगा, कंसल्टेशन करेगा। पहला लिखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट तो आपका ये हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ध्यान रखना, जब भी आप बुक्स में या कभी अखबार में या मेरे मुंह से सुनो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस को क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक तो आपके जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो एक तो इनसे कंसल्ट करेंगे, चलो हो गया। सेकंड लिखो, सेकंड आपका किससे कंसल्टेशन करेंगे, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, गवर्नर
गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, यानी कि मान लो अगर मैं हिमाचल के शिमला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कर रहा हूं, तो प्रेसिडेंट साहब आप किसके, हिमाचल के गवर्नर से बात करेंगे। या महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर होंगे उनसे क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे। ठीक है, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके आईएफएस के प्रीलियम से बहुत पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से कर लो। ध्यान रखना, आप ये एक एवरेज रहता है कि आपके आईएफएस या आईएएस के प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन हमेशा जो पॉलिटी है उसका जो एक वेटेज होता है, कम से कम मान के चलो 12 to 15 क्वेश्चन, हमेशा 12 to 15 क्वेश्चन आता ही आता है। और मेंस में भी जैसे पता ही आप लोगों की, आपका आईएफएस का जीएस का एक ही पेपर है, वो भी कैसा है, आपका कन्वेंशनल टाइप है, यानी कि उसमें लिखना पड़ता है। वो भी कितने मार्क्स का आता है, 300 मार्क्स का आपका आता है। उसमें भी मान के चलना लगभग 50 से लेकर 70 मार्क्स जो है वो आपका पॉलिटी ही होता है। ठीक है, और एक मजेदार बात बताऊं आपको कि पिछले आप 5-6 सालों के जो आईएफएस के टॉपर हैं, क्योंकि उससे हमको एक वो मिल जाता है, एक कट ऑफ मिल जाता है, जो टॉपर हैं आउट ऑफ 300, एनी आइडिया कि मेंस में जीएस में कितना लेके आ रहे होंगे विभूति, आउट ऑफ 300 टॉपर के कितने मार्क्स होंगे? तो मार्कशीट दिख जाती है आराम से। सर 170 के या 200 के राउंड। 200 तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो लगभग भूमिका इतना ही रहता है, कितना आपका 160 और 180 के बीच में। ठीक है, ओके। जब मैंने अपना मेंस दिया था, तीसरी बार का जब मेरा मेंस था, तो मेरे आगे जो लड़की बैठी थी वो तमिलनाडु की थी, टी उमा। अब तो वो डीएफओ बन गई, तो और ऊपर पोस्ट में चली गई वो तो। उसके, क्योंकि हमारी बातचीत पेपर के दौरान हो गई थी, तो उसके मार्क्स थे 300 में, जब मैंने उसकी मार्कशीट देखी थी उसके थे आपके, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 135 आउट ऑफ 300 जीएस में। और इंग्लिश में थे उसके कितने, आपके 148। ठीक है, अभी भी आप मान के चलो 10-15 मार्क्स के आसपास ही ये खेल चल रहा है, क्योंकि मार्क्स लाना भी इसमें बहुत बड़ी बात हो जाती है आपकी। ठीक है, तो अभी जो साथ साथ में कर रहे हो ना, ये दिमाग में लेके चलना कि ये आपको मेंस के लिए भी अभी से लेके चल रहे हो। ठीक, अब ये है कि आप लोग कॉलेज में क्या होता है ना, कॉलेज में मुझे आप लोग का, जैसे हमारे इधर तो उत्तराखंड हो गया या यूपी हो गया, यहाँ तो कॉलेज में वही है कि जितना शीट भर के आओगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये हैबिट छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है यूपीएससी के एग्जाम में। वहां तो जहां आपने सुपरफिशियल राइटिंग मिली लिखी, यानी कि क्वालिटेटिव वर्क ना लिखे क्वांटिटेटिव लिखा, वहीं आपके निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और मैं पहले सोचता था कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट रियलिटी में मेरे एक स्टूडेंट का आउट ऑफ 300, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, उसके कितने नंबर आए, 25। वो भी उसके आगे लिखा हुआ था माइनस। उस बेचारे की निगेटिव मार्किंग हो गई। उसको पूछा कुछ और गया था, वो आंसर कुछ और लिख रहा, और वहां पे 100 वर्ड लिखा हुआ था, तो 100 का 110 वर्ड्स अलाउड होता है, लेकिन उसने उसी में छोटे छोटे लिख के उसको 200 कर दिया था, उसकी निगेटिव मार्किंग कर दी। ये भी बहुत ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किससे बात करेगा, कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अब यहां से एक ट्रिकी फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि जो रिकमेंडेशंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ने प्रेसिडेंट को दी है अपॉइंटमेंट करने पर, क्या वो प्रेसिडेंट पे आपके क्या होती हैं, बाउंडेड होती हैं? तो क्या आंसर होगा आपका, आर दीज रिकमेंडेशंस बाउंडेड ऑन द प्रेसिडेंट? ये जो दोनों प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इसको हाई कोर्ट का जज मत बनाओ, इसको बनाओ, क्या ये उसके ऊपर बाउंडेड होंगी, या वो है ऑप्शनल है, प्रेसिडेंट मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है? कोई गेस कर सकते हो सर इसमें? ऑप्शनल। हाँ, ऑप्शनल है, मतलब वो क्या कर सकता है उसको, प्रेसिडेंट सीजीआई कुछ बोलेगा मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक आपको मैं अभी बताऊंगा, मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं। एक आपने वर्ड सुना होगा न्यूज़पेपर में, कोलिजियम सिस्टम। ठीक है, इसको भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ये इसी का पार्ट होता है असल में। ठीक है, वो भी पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में। चलो खैर वापस आते हैं। तो ये तो हमारी हो गई किसकी बात, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। अब अगला एक सब हेडिंग डालना छोटी सी, अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट।
अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो एजुअल है कि होगा बाई बाई व्हाट, बाई प्रेसिडेंट। लेकिन इसमें भी वो किससे कंसल्ट करेगा, ये एक मेन आपको पॉइंट याद रखना है। तो इसमें लिखो बिफोर अपॉइंटिंग प्रेसिडेंट, बिफोर अपॉइंटिंग प्रेसिडेंट कंसल्ट विद, बिफोर अपॉइंटिंग प्रेसिडेंट कंसल्ट विद, लिखो भाई किससे कंसल्ट करता है। पहला लिखो आपका 3 लोगों से कंसल्ट करेगा। बस ये आपको अगर याद हो गया, प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। पहला किससे कंसल्ट करेगा, लिखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड लिखिए आपका गवर्नर, गवर्नर से कंसल्ट करे भाई, ये तो ऊपर भी था गवर्नर। ठीक है, अब तीसरा, एनी कोई दोनों में से कोई गेस कर सकता है तीसरा कौन हो सकता है? सर चीफ प्रेसिडेंट। जस्टिस हाई कोर्ट का। हाँ, भूमिका क्या आंसर है, ये बोल रहे थे? नहीं सर। अच्छा, तीसरा जो है वो है आपका उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, या खाली दो हाई कोर्ट। ठीक है, ऑफ हाई कोर्ट। तो इनसे आपका क्या होता है, कंसल्टेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ध्यान रखना, आप लोग का जो आईएफएस और आईएएस का, मैं बार बार आईएफएस इसलिए बोल रहा हूं दोनों को एक ही पेपर मिलता है, आप लोग को पता है कि आप लोग का जो पेपर का जो पैटर्न है उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा है, वन लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते, ना के बराबर आते हैं, ये मान के चलते, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। इसलिए मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा दोनों ने कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो मतलब किससे कंसल्टेशन हो रही है, और हाई कोर्ट के जो बाकी के जजेस है उनका उनका जो कंसल्टेशन है प्रेसिडेंट वो किससे कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस। अगली हेडिंग डालना अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग AC, एक्टिंग चीफ जजेस। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जजेस या खाली जज लिख दो, वैसे चीफ जज। ठीक है, देखो इसमें क्या हो गया, जैसे मैंने बताया कि हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस तो होगा ही होगा, लेकिन किसी वजह से मान लो कोई उसके पर्सनल रीजंस हो, या उसको रिमूव कर दिया हो, या उसने रिजाइन कर दिया हो, तो उस हाई कोर्ट के चीफ जज की या चीफ जस्टिस की पोस्ट क्या है, खाली है। ठीक है, तो जब तक हम परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं कर देते किसी चीफ जस्टिस का, तब तक हमको एक्टिंग चीफ जज जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज मैंडेटरी कि भाई किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक हेड होना चाहिए, चाहे वो टेम्परेरी सही, जब तक कि परमानेंट नहीं आ जाता है। ठीक है, तो उसकी अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। तो ये एग्जाम में आपसे अलग प्रीलियम से पूछा जाता है। तो उसमें लिखो पहला पॉइंट बना के लिखिए अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट within the judge of high court, within the judges of high court, ऐसे लिख लो appointed by the president within the judges of high court, within the judges of high court according to article 223, according to article 223। अगर हम किसका एग्जाम्पल ले लें, यूपी हाई कोर्ट का ले लेते हैं। तो यूपी हाई कोर्ट में मान लीजिए चीफ जस्टिस जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया या हट गए, तो वहां पे लगभग आपके 50+ जजेस हैं आपके। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, जो 50 में सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसको एज ए टेम्परेरी तौर पे या एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, आर्टिकल ध्यान रखना किस आर्टिकल में किया है, अंडर दिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 223। ठीक, अच्छा फिर लिखो नेक्स्ट आपका सब हेडिंग डालना एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। हेडिंग डालो एडिशनल
additional and additional and additional and acting additional and acting judges. ठीक है, additional and acting judges, acting judges. ठीक, अब क्या होता है, ऐसा क्यों क्या होता है कि किसी भी हाई कोर्ट में मान लो किसी वजह से नंबर ऑफ केसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, जो कि हो ही जाते हैं. ठीक, तो उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ केसेस है, बर्डन ज्यादा हो गया है. ठीक है, इसमें क्या होगा, इस केस में जो आपके प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे किनका, एडिशनल जजेस का, कि भाई नंबर ऑफ केसेस को सॉर्ट आउट किया जाए. ठीक, तो अब आप लिखो पॉइंट करके, अंडर आर्टिकल 224 या अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224 president appointed additional and acting judges. President appointed additional and acting judges for 2 years. ये मत भूलना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ट्रिकी फैक्ट है. फॉर 2 years, उससे ज्यादा नहीं, फॉर 2 years, फॉर 2 years. लेकिन करता कौन है, आपके प्रेसिडेंट साहब करते हैं. ठीक है, ये ध्यान में रखना. ठीक, अच्छा, तो ये हो गया हमारे एडिशनल और एक्टिंग जजेस. और कई बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट ने देखा है कि कोई भी हाई कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उन्होंने एडिशनल जजेस को 2 सालों के लिए अपॉइंट कर दिया है. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस भी डिस्पोज करने हैं. अब यहीं से एक और मिलता जुलता हेडिंग है जिसको बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में. लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस. अब ये दोनों अपने आप में अलग चीज है. अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस. ठीक है, देखो इसके पहले जो आपने पढ़ा था अभी कि अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, एडिशनल और एक्टिंग जजेस, उसका रीजन भी ये था कि नंबर ऑफ केसेस हाई कोर्ट में ज्यादा हो गए हैं, बर्डन ज्यादा हो गया है, तब वो क्या कर रहे हैं, जो आपके नीचे के जजेस है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस है, उनको क्या कर दे रहे हैं, अपॉइंट कर दे रहे हैं 2 सालों के लिए. यहां भी रीजन यही है कि नंबर ऑफ केसेस उस हाई कोर्ट में, मान लो आपका महाराष्ट्र का स्टेट है या हिमाचल का स्टेट है, नंबर ऑफ केसेस क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं. लेकिन अब की बार जजेस जो हैं वो कहां से आ रहे हैं, रिटायर्ड जजेस. ठीक है, तो यहाँ पे शायद हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायरमेंट एज है जज की, वो क्या है आपकी 65 ईयर है. ठीक है, वैसे ही आपके जो 25 हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो रिटायरमेंट एज है वो आपकी क्या है, 62 ईयर्स. ठीक है, तो हम उन जजेस की बात कर रहे हैं जो 62 के बाद क्या हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं. मान लो किसी की जज की उम्र 64 है, 65 है, अभी भी एक्टिव है, दिमाग एक्टिव है उनका. और प्रेसिडेंट इस बार एडिशनल जजेस को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं, रिटायर्ड जजेस की बात हो रही मतलब. ठीक है, तो इसमें लिख लो, पहला पॉइंट लिखना, इट कम्स अंडर आर्टिकल. देखो आर्टिकल अगर आपको याद हो गया ना तो मेंस में पूरे नंबर मिलते हैं. इट कम्स अंडर आर्टिकल 224A, कम्स अंडर आर्टिकल 224A. ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट बना के लिखना, सेकंड पॉइंट बना के लिखो, इसमें लिखो रिटायर्ड जजेस अपॉइंटेड. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी चीज है. रिटायर्ड जजेस अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो प्रेजेंट कर रहे थे. बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड जजेस अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बट आफ्टर द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. बट आफ्टर द कंसर्न लिख लो, या परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, आफ्टर द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. यहीं पे वो आपको प्रीलिम्स में ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं. वो बोलेंगे
कि भाई कौन सा आउट ऑफ दिस फोर कौन सा स्टेटमेंट गलत है अबाउट दी व्हाट, अबाउट दी अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ, अबाउट दी एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। और वहां पे लिख देंगे नीचे कि एडिशनल जजेस आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। जबकि अभी हमने पढ़ लिया कि एडिशनल और एक्टिंग जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो आपके कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि अगर रिटायर्ड जजेस की बारी आ रही है अपॉइंटमेंट करने की तो वो कौन करेगा, चीफ जस्टिस करेंगे, प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। दोनों में डिफरेंस समझना, यही आपके प्रीलिम्स में थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रेस करके पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। ठीक, अच्छा बाकी टर्म ऑफ ऑफिस अभी मैंने ऊपर बता ही दिया आपको, 62 ईयर्स है। ठीक है, तो वो अभी हमने नहीं करना है। और एक हेडिंग डाल दो, रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस, इसमें लिख दो बाय द सेम मैनर, बाय द सेम मैनर as the judges of Supreme Court, by the same manner as the judges of Supreme Court. ठीक है, as the judges of Supreme Court, जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम हाई कोर्ट के जज को भी हटाएंगे, by the same manner as the judges of Supreme Court. ठीक, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको हटाने का जो बेस है वो सिर्फ दो ही बेस है हटाने का। on the two bases you can remove, you means the parliament can remove the judges of high court and supreme court। और वो दो बेसिस क्या है, मैंने पहले भी लिखाया था, शायद विभूति को याद, विभूति क्या थे दो बेसिस कि जिस बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। Unable to perform his duty। हाँ, उसके लिए एक वर्ड क्या था, सर नहीं याद अब। ठीक है, इनकैपेसिटी। और दूसरा क्या था, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ये बहुत लीगल टर्म्स है और बहुत इन डेप्थ इसकी वो है डेफिनेशन, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। और ध्यान रखना जब आप अपने मेंस के एग्जाम में जो पॉलिटिकल जार्गन्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जार्गन्स या जो वर्ड्स हैं जब यूज करते हो तो नंबर आपको ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल वर्ड यूज करके आओगे तो। ठीक है, क्योंकि एग्जामर की उस पर नजर जाती है कि इसने ये टेक्निकल जार्गन्स जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल जार्गन्स जो है ज्यादा यूज किया। ठीक, अच्छा ये हमारा रिमूवल हो गया, बस इसमें हमने ज्यादा नहीं जाना है। चलिए अगला आइएगा, सैलरी ऑफ जजेस। जो आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो सैलरी है और प्लस जो और भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी बात कर रहे हैं, सैलरी ऑफ जजेस। चलो, तो पहला पॉइंट मुझे बताएं से पहले आप लोग गेस करो कि किसी भी हाई कोर्ट के जज की जो सैलरी है, यानी कि आपका मान लीजिए हमारा उत्तराखंड का हाई कोर्ट है या महाराष्ट्र का, हिमाचल का हाई कोर्ट है, उनकी सैलरी कौन दे रहा है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? अगर गेस करने को बोलूं सिंपल लैंग्वेज में तो कौन दे सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और लेकिन उनकी जो पेंशन है वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, तो उसमें लिख दो, पहला लिखो आर्टिकल लिखो, इट कम्स अंडर आर्टिकल 220 ऑफ द 221 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 221 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि द सैलरी ऑफ जजेस कम्स अंडर विच आर्टिकल, दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस, तो 221 टेक करके। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिएगा आपका पहला पॉइंट में लिख दो, इट कम्स अंडर आर्टिकल 221 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट बना के लिखना, द सैलरी विड्रॉ फ्रॉम, कहां से विड्रॉ होती है, द सैलरी विड्रॉ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, CON, कंसोलिडेटेड। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ठीक, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ये उनकी सैलरी विड्रॉ होती है। और यहीं पे लिख दो स्टार बना के, पेंशन, क्योंकि फिर एक साथ पढ़ोगे तो याद रहेगा, पेंशन विड्रॉ फ्रॉम
ये पेंशन कहाँ से आती है? पेंशन विड्रॉ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, पेंशन विड्रॉ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से विड्रॉ होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है कि कहां से किसकी क्या हो रही है, सैलरी या बाकी चीजें विड्रॉ हो रही है। ठीक, अब अगर हम इनकी वो बात करें, एवरेज मतलब सबकी एक जैसी है, इनकी सैलरी क्या है, तो यहां पर लिख दो चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी सैलरी क्या है, लिखो 2,50,000 पर मंथ। ठीक है, 2.5 लिख सकते हो आप शॉर्ट में, 2.5, 2,50,000 पर मंथ। ठीक है, और बाकी के जो जजेस हैं उनकी सैलरी लिखो, जो बाकी के जजेस हैं उनकी सैलरी लिखो 2,25,000 पर मंथ। ठीक है, वैसे आप में से किसी को पता है कि आईएफएस ऑफिसर की जो आपकी सैलरी होती है वो क्या होती है? 55,000 से स्टार्ट होती है, उसमें फिर वो भी तो जोड़ोगे बाकी की जो आपके एडिशनल जो चीजें मिलती हैं, है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है उसमें। ठीक, चलो खैर, और लगभग ये 2.5 तक जाती है। वैसे स्टार्ट जो 60 से होती है, अभी चेंज हुआ है ना, 60 से स्टार्ट होती है, बाकी बहुत बेनिफिट बहुत मिलते हैं, और 2.5 लाख तक जाती है ये। क्या बेनिफिट बहुत मिलते हैं ना आप लोगों को, वो अलग ही चीज हो गई। अच्छा खैर, वापस आते हैं, तो चीफ जस्टिस की 2.5 और जजेस की 2.25, और उसकी सैलरी क्या थी विभूति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की? सर प्रेसिडेंट की 3 लाख थी, वाइस प्रेसिडेंट की 2,50,000 हम्म, और 2 लाख गवर्नर की। ठीक। भूमिका कुछ पता है इसके बारे में, सैलरी कुछ गेस है? नहीं सर। देखो, प्रेसिडेंट की मैंने क्या बताई थी, 5 लाख पर मंथ। वाइस प्रेसिडेंट की क्या बताई थी, 4 लाख पर मंथ। और सॉरी, और आपके गवर्नर की मैंने क्या बताई थी, 3.5 लाख पर मंथ। ठीक है, ये सैलरी का स्लैब रखा गया है इनका। ठीक है, वजह ये थी कि पहले कई आईएएस और आईएफएस की सैलरी इनके बराबर हुआ करती थी, 3.5 तक पहुंच जाया करती थी, सीनियर आईएएस ऑफिसर थे। इसलिए भाई ये सिंबॉलिक हमारे हेड है, तो इसलिए हमने प्रेसिडेंट की 5 लाख रुपीज पर मंथ कर दी, वाइस प्रेसिडेंट की 4 लाख रुपीज पर मंथ कर दी, और गवर्नर की 3.5 लाख रुपीज पर मंथ कर दी। ठीक है, उसके फिर हमारे चीफ जस्टिस 2.5 किसी भी हाई कोर्ट के, और जजेस के 2.25। ठीक, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हमारी सैलरी हो गई, कहां से विड्रॉ होती है वो चीज। अब एक और चीज जो फोर्थ पॉइंट बना के लिखो, देखिएगा, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी ना भूमि का कनेक्शन अपने आप कटेगा, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद सेंड करूँ। अच्छा, इसमें ठीक है। लिखना ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें लिख दो किस आर्टिकल में है, ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी इस तरीके से एमसीक्यू ऐसी ऐप पे तैयार किए हैं अभी, आपको अब अगले हफ्ते से मिलने शुरू हो जाएंगे, कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस अभी तो शुरू हो जाए। हाँ, लिखो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 222, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 222, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट किसे कंसल्ट करेंगे, आफ्टर दी या आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया issued transfer order of high court judges, issued transfer orders, issued transfer orders of high court judges। ठीक है, issued transfer order of high court judges, of high court judges। तो बिना किसी रीजन के किसी भी हाई कोर्ट के जज को, जैसे मान लो केरला के हाई कोर्ट जज को आपके कहाँ लेके आ गए, हिमाचल में लेके आ गए, या महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के जज को उत्तराखंड भेज दिया, या उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जज को उड़ीसा भेज दिया, तो ये सारा का सारा जो एक्सक्लूसिव राइट होता है,
ये आपका किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है, उनसे आप कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो बात करते हैं, है ना। और इसके लिए भी बाकायदा एक कोलिजियम होती है, उसके बारे में जब कोलिजियम बताऊंगा तब इस सारी चीजों को क्लैरिफाई करूंगा कि कोलिजियम के और क्या क्या आपके काम होते हैं। लेकिन कोलिजियम के कहने पर ही ये आपके जो ट्रांसफर्स होते हैं ये आपके होते हैं, ठीक। अब लिखो अगला, रिस्ट्रिक्शंस ऑन जजेस आफ्टर द रिटायरमेंट। हेडिंग डालना, रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस या रिस्ट्रिक्शन ऑन जजेस, ऑन जजेस आफ्टर द रिटायरमेंट, कि भाई 62 ईयर्स में क्या हो गए, वो रिटायर हो गए, उसके बाद क्या रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। ये आपके प्रीलिम्स में पूछे आते हैं, मेंस में कभी नहीं पूछे गए आज तक, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो पहला लिखो, हम मानते हैं कि जो ए है ये आपके क्या हुए हैं, हाई कोर्ट से रिटायर हुए, ठीक। तो पहला इनके साथ रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया, लिखिएगा, द रिटायर्ड जज कैन नॉट प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, कोई केस को लेना, जज के सामने अपीयर होना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसमें लिखो, द रिटायर्ड जज यानी कि हाई कोर्ट का जो जज है, द रिटायर्ड जज कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी लोअर कोर्ट, इन एनी लोअर, इन एनी लोअर कोर्ट, ठीक है। तो जैसे आपके हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से नीचे बताया था मैंने क्या होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी क्या होते हैं, आपके सेशन कोर्ट्स होते हैं, और इसी के पैरेलल क्या होते हैं, आपके सिविल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके नीचे आओगे तो मुंसिफ, MUN, मुंसिफ कोर्ट आपके होते हैं, ठीक। तो इसके नीचे जो है प्रैक्टिस करना मना है, जज जो है रिटायर जब हाई कोर्ट से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक ऑनर की बात हो जाती है कि भाई ये सब तो उनके, जब वो जज थे हाई कोर्ट के सारे के सारे कोर्ट उनके नीचे आया करते थे, ठीक है। तो इसलिए एक डेकोरम मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक। सेकंड थिंग लिखो, और क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि जो बेचारे रिटायर्ड जज है कहाँ और प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो लिखो, द रिटायर्ड जज कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन दोज कोर्ट वेयर ही सर्व एज अ जज, ऑन दोज कोर्ट वेयर ही सर्व या वेयर ही अपॉइंटेड एज अ जज, वेयर ही अपॉइंटेड या वेयर ही सर्व एज अ जज, वेयर ही सर्व एज अ जज, ठीक है। वहां पर इनको परमिशन नहीं होती, वेयर ही सर्व एज अ जज मींस, जैसे मान लो आपका ये ए है, ये आपके हिमाचल हाई कोर्ट में रहा, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में रहा, उत्तराखंड हाई कोर्ट में रहा, ठीक है। तो आफ्टर द अपॉइंटमेंट इन 3 हाई कोर्ट्स को छोड़कर जो ये ए जज है वो कैन स्टार्ट अ प्रैक्टिस इन केरला हाई कोर्ट, ही कैन स्टार्ट अ प्रैक्टिस इन वेस्ट बंगाल, UP हाई कोर्ट, बट इन हाई कोर्ट्स में कभी भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक। ये चीज आपकी होगी। तो ये बस आपको ध्यान रख, इसको छोड़कर वो प्रैक्टिस जो है इवन कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड आप लिख सकते हो, थोड़ा सा उल्टा अगली लिख दो, द रिटायर्ड जज कैन स्टार्ट प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, ये लिख दो, पॉइंट याद रहेगा, द रिटायर्ड जज या द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या रिटायर्ड जज कैन स्टार्ट प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, वहां पे अलाउड होता है, कैन स्टार्ट प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, स्टार्ट प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। चलो, तो ये हमारी क्या हो गई, रिस्ट्रिक्शंस ऑन जजेस जो है वो आपके हो गए। अब अगला हेडिंग डालना, सर एक डाउट, हाँ बोलो। सर मतलब प्रैक्टिस क्या, मतलब उस समझा नहीं मुझे, कौन सा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। practice means what is the basic work of the advocate to take a case and appear in front of the judges। भाई मान लो आपका ए है, he murdered someone B और there is a dispute of property between X and Y, ठीक है। तो Y क्या करेगा, अपना एक एडवोकेट हायर करेगा, X क्या करेगा, अपना एक एडवोकेट हायर करेगा। और मान लो ये जो केस है इनका कहाँ चल रहा है, पर्टिकुलर उसी हाई कोर्ट में चल रहा है जहां वो जज रह चुका था, तो वहां पर एक्स का जो वकील होगा, जो एडवोकेट होगा, कभी भी ये ए नहीं बन सकता, क्योंकि वो उस कोर्ट में क्या कर चुका है, हाई कोर्ट का जज बन चुका है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रैक्टिस का मीन्स ये है टू फाइट अ केस इनसाइड द कोर्ट, आइदर इट इज अ लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। गॉट इट भूमिका, प्रैक्टिस का मीन्स ये होता है, ओके सर। ठीक है। भाई एडवोकेट का काम ही तो ये होता है, वो आप लोग वैसे मतलब विद गॉड ग्रेस कभी ना एडवोकेट से पाला पड़े, ना कभी आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़े, ये सब बहुत बेकार चीजें होती हैं, बट एडवोकेट्स के काम ही यही होते हैं कि जो मर्डर के केसेस हैं या ब्राइबरी के केसेस, बहुत सारे केसेस आपके होते हैं, ठीक है। और केसेस भी हमारे यहाँ कैटेगरी होते हैं कि सिविल केस होते हैं,
और क्रिमिनल केस होते हैं। सिविल केस क्या होते हैं, डाइवोर्स के हो गए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के हो गए, सिविल केसेस होते हैं। क्रिमिनल जो होते हैं वो आपके मारपीट के केस होते हैं या मर्डर्स के केस आपके होते हैं, ठीक है। और यहाँ एक और चीज बता दूं, क्लियर कर दूं कि सिविल केसेस में आपके जो दोनों पार्टीज होती हैं, जैसे दो आपके ब्रदर्स थे, है ना, तो उनमें दोनों जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल केस में क्या होता है कि मान लीजिए ए ने किसका मर्डर कर दिया, बी का मर्डर कर दिया, तो ए की तरफ से जो आता है डिफेंस लॉयर, वो एक प्राइवेट एडवोकेट होता है, और बी की तरफ से कौन आएगा, हमेशा गवर्नमेंट का लॉयर आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोलते हैं, ठीक। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब अगला, हाँ अब अगला लिखना, जो हेडिंग लिखा हुआ है, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, और यू कैन से द पावर ऑफ हाई कोर्ट क्या होती है, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब ये जो टर्म्स अब मैं करा रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग को लगे तो नॉर्मल टर्म्स नहीं है, इट इज नॉट इन इंग्लिश, ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ की टर्म्स है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि एलियन वर्ड लगे। इसमें मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं। इसमें पहला लिखना, फर्स्ट आपका लिखना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, पूरा वर्ड लिखो कि रिवीजन करने में आसानी हो। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। और ध्यान रखना, ये जो मैं अभी टॉपिक करा रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। मोस्टली इसके चांसेस 60% मेंस में आने के होते हैं और 40% चांसेस होते हैं कि प्रीलिम्स में आ जाए। दे विल गिव यू अ 15 मार्क्स क्वेश्चन और 20 मार्क्स क्वेश्चन राइट अबाउट द इन डिटेल राइट अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो जितनी हम लोग अभी कर रहे हैं सारी आपको वहां पे लिख के आनी होगी। तो पहली वाली हमने ले ली क्या, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट करके, इसमें लिखना अंडर दिस jurisdiction, under this jurisdiction, हाई कोर्ट एंटरटेन, यहाँ पे एंटरटेन का मतलब वो एंटरटेनमेंट नहीं होता है जो हम लोग मूवीज में देख के या कुछ देख के करते हैं। यहाँ एंटरटेन का मतलब होता है एक्सेप्ट द एप्लीकेशन। लॉ की भाषा में बोले, एंटरटेन करना मतलब जुडिशरी ने आपकी एप्लीकेशन को, आपकी अपील को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो इसमें लिखो इन दिस जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट entertain all the cases which related to the impeachment of fundamental rights, all the cases which is related to the impeachment of, which is related to the impeachment of fundamental, impeachment of fundamental rights, fundamental rights, ठीक है, impeachment of fundamental rights, ठीक। तो ध्यान रखना, मैंने शुरू में बताया था एक बात कि योर जुडिशरी, एक क्वेश्चन आता भी है, इज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स जो आपको मिले हैं बिटवीन व्हाट 12 to 35, जब भी कोई इसे क्या करता है, ब्रेक करता है और ट्राई टू स्नैच फ्रॉम यू, लाइक योर पब्लिक बॉडी। अब यहां पर पब्लिक बॉडी मैंने क्या बताया था, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे पुलिस हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई, कोई डिपार्टमेंट हो गया गवर्नमेंट का, इफ दे ट्राई टू व्हाट स्नैच योर फंडामेंटल राइट और ट्राई टू व्हाट ब्रेक योर फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें आप सीधे यू कैन गो टू द हाई कोर्ट कि भाई these are the my fundamental rights and these public bodies are try to what break or try to make hurdle in my fundamental rights, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होता है, आपसे और कौन आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स को स्नैच कर सकता है, योर पार्लियामेंट और योर स्टेट असेंबली। हर स्टेट में क्या होती है, स्टेट असेंबली होती है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विधानसभा, ठीक है। तो ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स को इम्ब्रीच कर सकती है, कैसे, बाय मेकिंग लॉ। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली का एक बेसिक फीचर क्या है, दे आर हेयर और दे आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक लॉ। तो यहां से कोई एक और फैक्ट मिल गया
कि हमारे लिए वी द सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए लॉ कौन बनाता है? दीज पार्लियामेंट और सॉरी दिस पार्लियामेंट और दीज स्टेट असेंबलीज दे मेक लॉ। ठीक है, तो मान लो कोई ऐसा लॉ बना दे या आपकी पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को इम्ब्रीच कर रही हो, तो अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया कि यूपीएससी का जो फॉर्म होगा, आईएफएस का जो फॉर्म होगा, वो कोई भी जो फीमेल या गर्ल कैंडिडेट है वो नहीं भर सकती। ठीक है, तो भाई सीधा सीधा आर्टिकल 16 कहता है क्या, जो मैंने पढ़ाया था, कि देयर इज इक्वालिटी इन पब्लिक ऑफिसेज या पब्लिक जॉब्स या गवर्नमेंट जॉब्स। तो भाई वहां पे साफ साफ लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि मेल या फीमेल है, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सर्विसेज में। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया, तो यानी कि आपका क्या हो रहा है, गर्ल्स का फंडामेंटल राइट इम्ब्रीच हो रहा है। तो यू कैन डायरेक्टली गो टू दी हाई कोर्ट कि भाई ये पार्लियामेंट ने या स्टेट असेंबली ने लॉ पास किया कि हम वो फॉर्म नहीं भर सकते, तो तुरंत जो वो होगा, ऐसा बॉडी होगी, वो उसको क्या कर देगी, नल एंड वॉइड। ठीक है, तो ये आता है किसमें, अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। थर्ड केस क्या हो सकता है, जब आपका फंडामेंटल राइट्स ब्रेक हो रहा हो या कोई स्नैच करने की कोशिश कर रहा हो बाय द प्राइवेट बॉडी। ना यहाँ पे प्राइवेट बॉडी का मतलब क्या हुआ, तो मैंने बताया, शायद विभूति को याद हो। प्राइवेट बॉडी का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कोई कंपनी वगैरह की। हाँ, कंपनी, आइदर कंपनी और आइदर एनी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा भाई जो है छोटे भाई को प्रॉपर्टी के लालच में घर में बंद कर दे, ठीक है, या उसको कुछ कुछ भी मतलब उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो आपका राइट ऑफ फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना। या फिर जैसे आज होता है कि भाई फादर ने बोला कि डॉटर उनकी वही मैरिज करेगी जहां वो चाहते हैं, बट हमारे यहाँ लॉ में क्या कहा है कि 18 के अबव जो है वो अभी तो आपके शायद विभूति हिमाचल में चेंज हो गया ना मिनिमम एज मैरिज की लड़कियों की, कल परसों पढ़ रहा था मैं। यस सर, 21 ईयर्स हो गई है। 21 कर दी गई है, हाँ। तो वहां पर 21 है हिमाचल में। तो उसके बाद फादर ने बोला नहीं, जहां मैं चाहता हूँ वहीं शादी करे। तो लड़की ने बोला नहीं, मेरी तो 22 एज है, मेरी मन मैं कहीं भी करूँ। तो ये भी एक प्राइवेट बॉडी हो गई। उस समय फादर क्या बन जाते हैं, प्राइवेट बॉडी बन जाते हैं, कि वो आपकी जो फ्रीडम है अंडर द आर्टिकल 21, आप जहां मैरिज करना चाहते हैं वो नहीं करते, तब भी आप सीधे कहाँ जाते हो, यू कैन गो टू दी हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं आपके। ठीक, तो ये जो मैं अभी इतना लिखा रहा हूँ, ये प्रीलिम्स के लिए लिखा रहा हूँ, लेकिन साथ में रखना कि इसी को जब मेंस में लिखोगे तो थोड़ा पैराग्राफ बना के लिखो। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम भी हमारा ज्यादा लगेगा। समझ में आ जा रहा होगा मेरे ख्याल से, और साथ में लिख रहे हो तो अच्छी बात है। भूमिका इतना समझ में आ गया, हाउ द फंडेड राइट्स हैज बीन, यस सर। एंड कैसे कैसे आप हाई कोर्ट में जा सकते हो अपील करने के लिए। ठीक है, एंड ऑल कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका appellate, it is all the another power of the high court. Appellate jurisdiction of high court, write it down, appellate jurisdiction of the high court. इसमें सीधे एक लाइन लिखो, बाकी डिस्कस कर लेता हूं मैं। अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस या सिविल क्रिमिनल मैटर्स, या केसेस देख लो। अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस और मैटर्स। ठीक है, सिंपल है कि नीचे सबसे सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट में अगर कोई ए पर्सन केस अपना हारता है तो एज्यूल है कि वो कहाँ अपील करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहां भी अगर केस हारता है तो कहाँ अपील करेगा, हाई कोर्ट में। और वहां भी अगर केस हारता है तो कहाँ अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट। इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन राइट कि भाई आप अपील ऊपर तक कर सकते हो। तो अंडर द appellate jurisdiction, if any person lost his case in district court, he can appeal to the high court कि भाई मतलब I am not getting a justice in the district court, I need justice, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। बट यहाँ पे एक क्या है, एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हाई कोर्ट में जब आप अपील करोगे, मान लो एक ए है, वो एक केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाता है और हाई कोर्ट में अपील करता है, तो उसको कोई अपील करते में कोई नया न्यू फैक्ट और कोई न्यू एविडेंस जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द हाई कोर्ट जज। वो ये नहीं बोलेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एविडेंस थे, जो फैक्ट थे, उसके बेसिस पे जो उसको जस्टिस मिला है वो गलत है, वो ये नहीं बोल सकता।
लेकिन वो ये बोलेगा कि विद इन दिस टाइम पीरियड या ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये वाला फैक्ट जो था वो जज के सामने कभी लाया ही नहीं गया, या ये वाला जो एविडेंस था वो जज के सामने लाया ही नहीं गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा केस दोबारा हाई कोर्ट में क्या हो, इन न्यू फैक्ट्स के बेसिस पे, इन न्यू एविडेंस के बेसिस पे क्या हो, रीओपन हो। तो क्या होगा, आपका केस दोबारा हाई कोर्ट में रीओपन होगा, पर्टिकुलर उसी फैक्ट पे और उसी एविडेंस पे। ठीक है, तभी मैंने बोला ना कि हाई कोर्ट के जो एडवोकेट होते हैं वो इतने पैसे लेते हैं हेयरिंग के या केस करने के, क्योंकि उनको पता होता है कि केस जो भी ऊपर आ रहा होगा वो बहुत मतलब परेशान तो होते ही होते हैं केसेस में, लेकिन ही हैज अ मनी, तभी वो हाई कोर्ट में अपील करने आ रहा है। ठीक है, अच्छा सेकंड हमारा ये हो गया, अपील का हो गया। थर्ड आपका लिखो रिट्स, WRITS, रिट्स। ठीक है, थर्ड पावर होगी हाई कोर्ट की, रिट्स। तो इसमें लिख दो ऑल 5 रिट्स, इसमें पॉइंट बना के लिखना, ऑल 5 रिट्स। और वो क्या थी, पहली आपकी थी, इसको लिखना है तो लिख लो, हेबियस कॉर्पस, ऑल 5 रिट्स इश्यूड बाय द हाई कोर्ट, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, और उसके बाद आपकी मेंडेमस, मेंडेमस। थर्ड आपकी क्यो वारंटो, ठीक है, WARRANTO, क्यो वारंटो। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रोहिबिशन, ठीक, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। और फिफ्थ आपकी सर्टेरियो या सर्टेरियो, CERTIO, सर्टेरियरी भी बोलते हैं उसको हम लोग, प्रोनाउंस थोड़ा सा हो जाता है। तो ये पांचों रिट्स जो हैं, ऑल 5 रिट्स issued by the Supreme Court as well as these 5 writs are issued by the High Court. Now यहाँ पर एक कह सकते हो एक ट्रिकी क्वेश्चन क्या आता है, they will give you a statement कि the writ issuing power of High Court is greater than the Supreme Court। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, जबकि ऑर्डर वाइज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा है, लेकिन रिट इश्यू करने के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं, जो उसका एरिया रीजन है, वो ज्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। तो ये पॉइंट लिख लो, एग्जाम में आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, लिखो इसको, द रिट इश्यू पावर ऑफ हाई कोर्ट, द रिट इश्यू पावर, द रिट इश्यू पावर ऑफ हाई कोर्ट, रिट इश्यू पावर ऑफ हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन द सुप्रीम कोर्ट, is greater than the Supreme Court, greater than the Supreme Court। ठीक है, greater than the Supreme Court। देन अगला लिखो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव jurisdiction of High Court, administrative and on the heading administrative jurisdiction of the High Court। ठीक है, administrative jurisdiction of the High Court, of the High Court। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट करके, इट कम्स अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कम्स अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें लिखो सेकंड पॉइंट करके, अंडर दिस पावर ऑल द लोअर कोर्ट्स, ऑल द लोअर कोर्ट्स। अब लोअर कोर्ट्स क्या होते हैं इसके नीचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, सारे कोर्ट्स। तो इसमें लिख दो ऑल द लोअर कोर्ट्स, ऑल द लोअर कोर्ट्स, ऑल द लोअर कोर्ट्स कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव jurisdiction of High Court, comes under the administrative jurisdiction of the High Court। अब इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे आपके नीचे सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनमें जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उनमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके होते हैं, उनमें जो अपॉइंटमेंट्स आपके होते हैं, वो सारे, उनमें जो ट्रांसफर आपके होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ट्रांसफर्स होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जज का ट्रांसफर होता है ना, तो वो सब कुछ जो है अंडर दी व्हाट, अंडर दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई कोर्ट चलता है। ठीक, किसी जज को रिमूव करना है, किसी को ट्रांसफर करना है,
किसी कोई मिसबिहेव कर रहा है जज, या उसके खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, तो वो सारे के सारे चार्जेस कौन देगा? उस स्टेट का हाई कोर्ट देगा। अंडर द आर्टिकल 227 में साफ साफ कहा गया है कि सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हाई कोर्ट के अंडर में है। ठीक, देन लिखो नेक्स्ट आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट भी समझाता हूं क्या है। इट कम्स अंडर आर्टिकल 215, it comes under article 215 of the constitution, 215 of the constitution। ठीक है, पहली चीज, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट लिखो, इसमें लिखना ऑल द फाइनल जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। ये पहला पार्ट है आपका, ऑल द फाइनल जजमेंट्स, ऑल द फाइनल जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, all the final judgments of high court becomes law for lower court। ठीक है, ये बड़ा अच्छे पावर है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का भी है कि उसका जो फाइनल जजमेंट होगा वो हाई कोर्ट पे लॉ होगा, मतलब बाउंडेड होगा। तो इसको लिख लो, ऑल द फाइनल जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ऑल द फाइनल जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट बिकम्स लॉ फॉर लोअर कोर्ट, बिकम्स लॉ फॉर लोअर कोर्ट। तो मैंने बताया था कि जब भी आप किसी एडवोकेट के चैम्बर में जाओ, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके शहर में भी होते हैं एडवोकेट, उनके जो बुक्स रखी होती है वो केसेस होते हैं हाई कोर्ट के और फाइनल जजमेंट होते हैं। तो ऐसा ही केस मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में आएगा, तो एडवोकेट वो हाई कोर्ट के जजमेंट को ले जाते हैं दिखाने के लिए जज को कि सर देखो ऐसा ही केस था, ये जजमेंट था। तो जो लोअर कोर्ट के जज होते हैं उनको उसी तरीके का जजमेंट देना पड़ता है, क्योंकि हाई कोर्ट में ऐसे ही जजमेंट आया था। तो ऑल द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट बिकम्स व्हाट? लॉ फॉर दी लोअर कोर्ट। एक चीज तो ये हो गई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर में। ठीक है, सेकंड आपका लिखना, आपका सेकंड जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट इज ऑल्सो अंडर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये हेडिंग डाल दो या दूसरा पॉइंट लिख दो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब इसका मीन्स क्या हुआ लिख दो, नीचे करके पॉइंट करके लिखो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीन्स क्या हुआ? दो चीजें होती हैं। पहला लिखो मिसबिहेव इन कोर्ट, मिसबिहेव इन कोर्ट, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं कि भाई आपने कोर्ट का क्या की, उसकी हिंदी में बोलते हैं ना अवमानना की, उसकी बेइज्जती की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो पहला हो गया मिसबिहेव, तो मिसबिहेव भी क्या माना जाता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। और सेकंड जो है, जो सबसे अच्छा है, व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट नॉट एग्जीक्यूटेड बाय एनीवन या बाय पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडी। व्हेन, ये टेक्निकल, पूरा टेक्निकल टर्म लिख लो, जार्गन। व्हेन ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट, व्हेन ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पब्लिक और प्राइवेट बॉडी, नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पब्लिक और प्राइवेट बॉडी। ठीक है, पब्लिक बॉडी मतलब किसी ऑफिसर को, डीएम को, एसडीएम को, आईएफएस ऑफिसर, एसीएफ ऑफिसर को कोई ऑर्डर दे दिया हाई कोर्ट ने कि भाई आपको ये करना है, ये करना है, और मान लो वो ऑफिसर उसको करता नहीं है या कर नहीं पाता है, तो क्या माना जाएगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसमें वो ऑफिसर ही अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बोला किसी आईएफएस ऑफिसर को कि जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं उनके चारों ओर 200 मीटर्स तक जितने भी आपके रिजॉर्ट्स हैं उन सबको डिमोलिश करो, चाहे कितने महंगे रिजॉर्ट। अगर 200 पैरामीटर्स में आते हैं कि ये पार्क है और 200 पैरामीटर्स में आ रहे हैं, तो इनको डिमोलिश कर दो, क्योंकि इनकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। 1 हफ्ते का टाइम होगा, तो उस आईएफएस ऑफिसर को 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे रिजॉर्ट वहां से तोड़ने पड़ेंगे, चाहे कितने महंगे रिजॉर्ट हो, करोड़ रुपए के, और वो ऑफिसर तोड़ेगा उनको। अगर उसने नहीं तोड़ा, डिमोलिश नहीं किया और रिपोर्ट सबमिट नहीं की विद वीडियोग्राफी, तो उसके अगेंस्ट में क्या चलेगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। ठीक है, उसमें उसको सजा होगी। और ऐसी प्राइवेट बॉडी में क्या हो गया कि किसी प्राइवेट पर्सन को कोई ऑर्डर दे रखे कोर्ट ने कि आपने ये काम करना है, ठीक है, वो नहीं कर रहा है, मान लो
कोर्ट ने ऑर्डर बोला, अपने बड़े भाई को बोला किसी की, भाई छोटे भाई के साथ अपनी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करो या उसको इतने पैसे दो, और बड़े भाई ने नहीं दिए, तो क्या माना जाएगा? वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। समझ में आ गया विभूति? भूमिका दो चीजें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मिसबिहेव और ऑर्डर्स नॉट फॉलोइंग यस सर। बाय दी ऑफिसर्स। ठीक है, चलो फिर। चलो फिर आज के हम लोग इतना रखते हैं, कल हम लोग पहले न्यूज़पेपर्स करेंगे और फिर आगे अपना इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।